वैलिड आइडेंटिफायर, है ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो पाइथन केस सेंसिटिव है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखी जाएगी, जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखी जाएगी। एंड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता होता है कि बताओ इसमें से कौन सा वाला वैलिड आइडेंटिफायर है या कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर क्या होता है? द नेम विच वी गिव टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हम जो नाम देते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। नेम यू कैन गिव टू अ वेरिएबल, नेम यू कैन गिव टू अ फंक्शन, नेम यू कैन गिव टू एन अलायस। तो जहां पे भी आप नाम देते हो, जब आप नामकरण करते हो, तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। सो वो आपके पास जो है वो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। कैन यू नेम द रूल्स? क्या कोई बता सकता है? आप लिख भी सकते हो चैट में या फिर आप हैंड रेज करके बोल भी सकते हो। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ वैलिड आइडेंटिफायर? एक आइडेंटिफायर को नाम देने के क्या रूल्स होते हैं पाइथन में? हरी अप। Not a keyword, no special character. So only alphabets, digits, and one special symbol जिसका नाम है underscore is allowed. ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज कर सकते। can't start with a digit, can't start, ठीक है। अंडरस्कोर से या अल्फाबेट से शुरू हो सकता है, डिजिट से नहीं हो सकता। So can't start with a digit, it can start with an underscore, it can start with an alphabet. केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल कैपिटल का डिफरेंस होगा। जो कीवर्ड्स हैं वो हम यूज नहीं कर सकते। सो कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड। नो स्पेसेस, नो स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। पाइथन में डेटा टाइप्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। द मोमेंट यू पुट अ वैल्यू, उसमें अपने आप वैल्यू चली जाती है। लाइक आपने लिखा a इज इक्वल टू 50, सो a में 50 स्टोर हो जाएगा। और a क्या है? मेरा आइडेंटिफायर। मैंने लिखा num इज इक्वल टू 27, मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अंजलि, सो whatever I write, so this is how we can give the values. So ये valid identifiers है। लेकिन अगर आप लिख दो total at the rate income, ये गलत है, ये valid variable name नहीं है। अगर मैं वेरिएबल का नाम ट्रू लिख दूं तो गलत है, क्योंकि ट्रू जो है वो कीवर्ड है विच रिप्रेजेंट्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू। सो ट्रू और फॉल्स नहीं ले सकते। आप इफ नाम का कीवर्ड जो है ये, इसको आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये अलाउड है। सो ये आप ध्यान रखोगे, दिस इज अलाउड। ठीक है। नम वन अलाउड है, फर्स्ट नम अलाउड नहीं है क्योंकि फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकता। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसमें से वैलिड बताओ। अब वैलिड में भी जब पूछते हैं ना तो कई बार ऐसे लिखा होता है। अगर ऑप्शन पूछा है मतलब एक आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ ब्रैकेट में एस है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा नाम भी सही हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है आइडेंटिफायर के ऊपर बेस्ड। तो आपको आइडेंटिफायर के रूल्स पता होने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जो आइडेंटिफायर है वो वैलिड है या नहीं है। दूसरी चीज आती है कोडिंग में डेटा टाइप्स। सो यू शुड नो द डेटा टाइप्स। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 956 और मैं आपसे पूछूं कि इसका डेटा टाइप क्या है, व्हाट विल बी द आंसर? क्या डेटा टाइप है इसका? पीयूष, आयुष नहीं आया क्लास के लिए? इट इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। अगर ये बिना डबल कोट्स के होता तो ये इंटीजर होता। ठीक है। सो आपके पास डेटा टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है। सो अगर हमारे पास नंबर्स हैं जो कि बिना फ्रैक्शन के हैं तो उन्हें हम इंटेजर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर में पॉइंट है, यू हैव डेसिमल नंबर, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और जो स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर के साथ डिजिट्स भी हो सकते हैं। इसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, और इवन
ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हो। वैसे ट्रिपल कोट्स में लिखने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइन हो स्ट्रिंग में, तो उस चीज को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। एंड वी हैव अ डेटा टाइप विच कैन स्टोर ट्रू और फॉल्स एंड दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन कैन होल्ड these data types. We can have integers, we can have floats, we can have string, we can have boolean. तो अगर मैं 7 लिखती हूँ, 7.0 लिखती हूँ या 7 लिखती हूँ, ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है। ये इंटेजर है, ये फ्लोट है और ये स्ट्रिंग है। ऑल दीज वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है। सो ये हो गया डेटा टाइप। सो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स चेंज कराए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग फंक्शंस। सो टाइप कास्टिंग जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, दैट इज इम्प्लिसिट एंड explicit. ठीक है। सो वी हैव implicit typecasting एंड explicit typecasting, इसको टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। देखो implicit तो अपने आप ही हो जाती है, जैसे अगर आप 5 प्लस 7.5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 12.5। सो एक इंटीजर और एक फ्लोट इकट्ठे यूज हुए और पूरा का पूरा आंसर फ्लोट हो गया। ठीक है। अगर मैं 7/2 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.5। दो इंटीजर्स पे काम किया, आंसर फ्लोट आ गया। सो जब अपने आप टाइप चेंज हो जाता है वो इम्प्लिसिट होता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना पड़े, जैसे कि अगर आप 5+3 करते हो, ये आपको क्या देगा? 8, है ना। अगर मैं 5 को कोट्स में लिख दूं और 3 को भी कोट्स में लिख दूं, ये मुझे क्या देगा? 53, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स है तो कंकैटिनेट हो जाएंगी। कंकैटिनेट मतलब ज्वाइन हो जाएंगी। तो अगर आप 5 और 3 को ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास 53 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया? 5 और इसको 3 लिख दिया। सो आई एम गोइंग टू गेट एरर, अरिथमेटिक एरर आ जाएगा, ये मैच ही नहीं करेगा। तो आपका स्ट्रिंग और इंटीजर जो टाइप एरर आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पर एरर जो आएगा दैट विल बी टाइप एरर, कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर जो है वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। बट मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इंट, और फिर यहाँ पर मैंने 5+3 किया तो मेरे पास 8 आ जाएगा। या मैं अगर करती 5+str3 तो मेरे पास ये आ जाता। तो मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती थी, मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती थी। सो इंट में कन्वर्ट करने के लिए int लिखते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str लिखते हैं। सो जब आप डेटा टाइप लिख के कन्वर्ट करवाते हो, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, सो हम डेटा टाइप लिख के कन्वर्ट करवा रहे हैं। सो अगर हम डेटा टाइप लिख के कन्वर्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। ठीक है। सो ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है। कभी आया नहीं है का मार्क्स, पर फिर भी आपको थोड़े एरर्स पता होने चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी सिलेबस में ऐड हुआ है। सो ये रन टाइम एरर होता है, इसलिए आपको कुछ एरर्स पता होने चाहिए कि टाइप एरर तब जनरेट होता है जब डेटा टाइप्स मैच नहीं करते। ठीक है। अगर हमें कोई वैल्यू सही नहीं है तो वैल्यू एरर आता है। अगर आपने वेरिएबल का नाम गलत यूज किया है जब आप कोड कर रहे हो, उस टाइम पे अगर वो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नेम एरर आता है। वो मैं आपको सारे एरर्स बताऊंगी जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस करेंगे ना। ठीक है। सो अभी टाइप कास्टिंग क्लियर है, जो अपने आप हो जाए वो इम्प्लिसिट, जो करनी पड़े उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। सो ये आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सो आपको आइडेंटिफायर पता चल गया, डेटा टाइप्स पता चल गया, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको करना है वो है ऑपरेटर्स। सो यू हैव ऑपरेटर्स एज योर नेक्स्ट थिंग। अब ऑपरेटर्स देखो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेटर्स में एक तो ऑपरेटर्स का काम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, एंड प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले होगा। सो अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, एंड वी ऑल्सो हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या ऑपरेटर्स है हमारे पास? सबसे ऊपर है डबल स्टार, फिर है स्टार, स्लैश, डबल स्लैश एंड परसेंटेज का साइन, फिर है प्लस माइनस। रिलेशनल में ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल में प्रेसिडेंस वाइज अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले नॉट, फिर एंड, फिर और। असाइनमेंट में इक्वल टू, जो कि नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर इसके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें आप किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल टू लगा सकते हैं। अब इन सबका क्या पर्पस है? सो डबल स्टार का पर्पस क्या है? रेस टू दी पावर। ठीक है। आपको जो 18 एमसीक्यूज आते हैं हर पेपर में, 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी भी आपको रोज वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, आई अपलोड इन द कोर्स ऑल्सो यहाँ पर, ताकि आप कोर्स में से भी देख सको बिना एड्स के। और यूट्यूब पे भी वो आपको मिल जाएगी, सो यू कैन वॉच एनीवेयर, बट दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मुझे याद आ गया इससे, क्योंकि अभी उसमें एक इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन था, उसमें डबल स्टार यूज हो रहा था। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट का क्वेश्चन काफी बार पेपर में आता है, इट्स सीन दैट इट कम्स नंबर ऑफ टाइम्स। सो अगर मैं लिखती हूँ 3 mod 5 प्लस 2 डबल स्टार 3, तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ये? सो ये कितना आ जाएगा? 8। 3 mod 5 कितना होगा? व्हाट इज 3 mod 5? 3 mod 5 क्या देगा मुझे? 3। 3 mod 5 विल गिव यू 3, क्योंकि 3 छोटा है, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता 5 से। डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो वो पूरा का पूरा खुद ही रिमाइंडर हो गया। तो डबल स्टार का काम क्या है? एक्सपोनेंट। ये निकालता है रेस टू दी पावर। स्टार क्या करता है? मल्टीप्लाई। स्लैश करता है डिवाइड। डबल स्लैश भी डिवाइड करता है। फर्क क्या है? 5/2 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.5, है ना? सो सिंगल स्लैश जो है वो प्रॉपर डिवीजन करता है और पॉइंट्स में आंसर देता है, जबकि डबल स्लैश जो है वो प्रॉपर डिवीजन नहीं करेगा, वो आपको इंटीजर में आंसर देगा। सो 5/2 से आपके पास क्या आएगा? सिर्फ 2। पॉइंट के बाद जो भी होगा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो इट्स 5/2 इज इक्वल टू 2। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। सो ये तो इन दोनों का डिफरेंस है कि सिंगल स्लैश का आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, डबल स्लैश का इंटीजर होता है, और अगर पीछे कुछ था भी पॉइंट, उसको हम सीधे हटा देते हैं, उसको लेते ही नहीं है। एंड ये परसेंटेज साइन जो है, इसको मॉड्यूलस बोलो या इसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोलो, इसका काम है रिमाइंडर कैलकुलेट करके देना। सो जब आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो, लाइक 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। पर यहाँ पर मैं 3 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, और 3 तो 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटा है। छोटा है तो आपके पास 3 ही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यहाँ 3 की जगह 8 होता, वो भी सेम ही आंसर आता। 8 mod 5 करोगे तो 8 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचता है? 3। तब भी यही आंसर आता। सो परसेंटेज साइन का मतलब है रिमाइंडर, और फिर है प्लस माइनस। अब यहाँ पे मैंने इन तीनों को अलग अलग लेयर में लिखा है। वो लिखने के पीछे रीजन है। वो रीजन ये है कि सबसे पहले आपके एक्सप्रेशन में ये सॉल्व होगा, जहां कहीं पे भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस। जब ये सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इन चारों में से कोई ऑपरेटर है। अगर इन चारों में से कोई है तो आप उसे सॉल्व करो। कैसे? लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाए। सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो ऑपरेटर पहले आएगा, उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो वील गो लेफ्ट टू राइट, एंड विच एवर ऑपरेटर कम्स फर्स्ट, दैट विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट। ठीक है। और जब ये हो जाएंगे तो प्लस माइनस ये भी लेफ्ट टू राइट ही होते हैं। इस चीज को एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। और ये जो लेवल्स हैं, इन्हें हम प्रेसिडेंस लेवल या फिर लेवल्स ऑफ हायरार्की कह सकते हैं। ठीक है। जब सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं, जब हो गया सब अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद बारी आती है रिलेशनल की। रिलेशनल में जो पहले आ जाए वो पहले होगा, सब सेम लेवल पे ही होते हैं, इसमें कोई लेवल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, जिनका आंसर क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है ये वाला ऑपरेटर। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें और इस स्टेटमेंट में क्या फर्क है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स? a इज इक्वल टू 5 एंड a डबल इक्वल टू 5, इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है?
सिंगल इक्वल टू, ये क्या है? असाइनमेंट. वेरी गुड कमाक्ष. सो दिस इज असाइनमेंट एंड दिस इज कंपैरिजन. वेरी गुड तुहिन. सो दिस इज कंपैरिजन. सो ये असाइनमेंट है, ये कंपैरिजन है. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट, जो पहली वाली स्टेटमेंट है, वो बता रही है कि स्टोर द वैल्यू 5 इन वेरिएबल ए. और ये क्या कह रहा है? चेक इफ द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज 5 और नॉट. और ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स. जबकि पहली वाली स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, और ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा. अगर उसमें 5 हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा. नॉट इक्वल टू उसका उल्टा होता है कि अगर नहीं हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर हुआ तो फॉल्स आएगा. राइट. सो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए जिनका काम है दो वैल्यूज को चेक करना और बदले में ट्रू या फॉल्स देना. सो दे टेल यू वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. कभी कभी हमें ये कंडीशंस कंबाइन करनी पड़ जाती है, तो इन्हें कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स में कंबाइन करने के लिए तो एंड और है, बट वी हैव वन मोर लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज नॉट. अब ये जो लिखे हैं ये मैंने प्रेसिडेंस ऑर्डर में लिखे हैं कि अगर आपके एक एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स पाए जाते हैं तो सबसे पहले नॉट काम करेगा. सो एक ही एक्सप्रेशन में नॉट भी यूज हो रहा है, एंड भी हो रहा है, और भी हो रहा है, तो जहां जहां पे नॉट है वो पहले काम करेगा, उसके बाद एंड, उसके बाद और. सो नॉट क्या करता है? निगेट्स द रिजल्ट. निगेट्स द रिजल्ट मतलब आपके पास अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देगा. तो आपके पास या तो रिजल्ट ट्रू होगा या आपके पास रिजल्ट फॉल्स होगा. जो भी होगा ये उसका उल्टा कर देगा. ठीक है. जैसे कि अगर मैंने लिखा 5 greater than 3, सो इट इज ट्रू. हाँ, 5 greater than 3 है. अगर आपने लिखा है नॉट 5 greater than 3, सो दिस विल गिव यू फॉल्स. ट्रू का फॉल्स बना देगा, फॉल्स का ट्रू. एंड क्या करता है? इट इज यूज टू कंबाइन टू कंडीशंस. सो आई हैव कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, एंड इट गिव्स यू ट्रू ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, सिर्फ तभी आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आता है. अगर एक भी फॉल्स हो गई तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा. और क्या कहता है? कोई भी एक ट्रू हो जाए, या पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाए. सो इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, माय ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू. इफ बोथ आर फॉल्स, देन माय ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी फॉल्स. सो C1 एंड C2, C1 और C2. तो इसको हम एक टेबल बना के भी समझ सकते हैं. जैसे कि नहीं अनुष्ठा, एंड और का सिंबल सी प्लस प्लस जावा में होता है, पाइथन में हम एंड और लिख सकते हैं. ये सिंबल्स यूज होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, बट यहाँ पर आप वर्ड लिख सकते हो. सो मेरे पास मान लो दो कंडीशंस हैं. हो सकता है कि ये ट्रू हो, ये भी ट्रू हो सकता है ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो सकता है ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, या फिर दोनों ही फॉल्स. अगर तो आप एंड कर रहे हो तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा. एक भी फॉल्स हो गई, सो द रिजल्ट विल बी फॉल्स. अगर आप और कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू आएगा, otherwise the result will be false. So if I write 10 greater than 7 and 12 minus 3 less than 10, so इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अरिथमेटिक, है ना. फर्स्ट थिंग टू बी सॉल्व इज द अरिथमेटिक. सो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा. सो ये सेम रहेगा. फिर अब सॉल्व होंगे रिलेशनल. सो 10 greater than 7 ट्रू, 9 less than 7 true, and now the overall result is true. So final result आपके पास true आ जाएगा. आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ऐसे एक्सप्रेशन लिख के दी होती है और आपसे पूछते हैं कि आउटपुट बताओ. सो आपको कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे दे देंगे जिसको आपको चेक करना है, देन यू हैव टू आंसर इन ट्रू और फॉल्स. Hi Chahat, I'm good. How are you? You also have physical tomorrow, physical education. सो कल हम सुबह 12 बजे क्लास नहीं रखेंगे. कल का टाइम शाम का होगा. आई कंफर्म यू द टाइमिंग.
क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव फिजिकल एजुकेशन टुमारो। C1 एंड C2, यस बेटा। देखो आपके पास जो एंड और है, एंड का मतलब क्या होता है कि मुझे ये भी चाहिए एंड मुझे ये भी चाहिए, आई नीड बोथ द थिंग्स। सो वो आपको ट्रू कंडीशन सिर्फ तभी देता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है। ठीक है, सो बोथ कंडीशंस आर ट्रू व्हेन when both conditions are true your result is true। अगर एक भी false हो गई तो result false हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये 10 greater than 17 होता तो ये false हो जाता, ये false हो जाता, ये true होती तो overall result false आता। तो अगर एक condition भी false हो जाएगी तो overall result false हो जाएगा। तो and को दोनों conditions true चाहिए, लेकिन और में क्या होता है, कोई भी एक true हो जाए तो overall result true है। ठीक है पीयूष। ठीक है, सो ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वी हैव दिस इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल होता है, राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है। सो ये वैल्यू हमेशा इस तरफ जाती है। आप a इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो, लेकिन 10 इज इक्वल टू a नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो इस तरफ वैल्यू जाती है। वी हैव अ थिंग कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट में क्या होता है, ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट इज लाइक कि आपने क्या किया, आपने लिखना है a इज इक्वल टू a+10। अब हम थोड़े आलसी किस्म के लोग हैं, है ना, कह रहे कौन a को दोबारा से लिखे, तो आपके लिए ये ऑपरेटर बना दिया गया कि आप दोबारा मत लिखो, आप a+=10 लिख दो। तो इसका क्या मतलब है, पहले a में 10 को ऐड करो और फिर उसी में ही रिजल्ट को भी स्टोर करा दो। सो पहले 10 ऐड होगा a में, जो आएगा वही a में वापस स्टोर भी हो जाएगा। सो ये a और 10 के बीच में ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पहले प्लस और फिर असाइनमेंट। सो ये तरह तरह से शॉर्ट हैंड आप कह सकते हो उसका हो गया। वैसे हम टेक्निकली ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट कहते हैं, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब एक बार क्वेश्चन आया था हमें पेपर में, जो कि आपका बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड था। सो वी नॉट श्योर कि बिटवाइज पे आपसे पूछा जाएगा या नहीं, बट आपको आना चाहिए। इसमें सबसे जो पूछा, जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो ये था, आपके पास ये टाइल साइन था और कुछ भी नंबर दिया हुआ है, आपको बोलेंगे इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट निकालने के लिए आपको एक बेसिक सी चीज याद रखनी है। वो बेसिक सी चीज क्या है कि 17+1 साइन आपको निगेट कर देना है। मतलब अगर आप n का टाइल्ड निकाल रहे हो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -n+1। तो अगर मैं 17 का निकाल रही हूँ तो 17+1 इज 18 और माइनस है तो -18 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर -23 का निकाल रहे होते तो आप लिखते -23+1। -23+1 इज -22, है ना। सो माइनस ऑफ -22 इज +22, वो आपका आंसर आ जाता। सो दिस हैज बीन आस्क्ड लाइक 2 साल पहले, तो ये पूछा गया था। सो आप रिस्क नहीं ले सकते हो। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि टाइल, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। आपको याद होगा, आपने 11th में पढ़ा था, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, हम बिट्स के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। बोलो मैम इस साल जो पढ़ा है वो तो याद नहीं है, आप 11th का पूछ रहे हो, वो भी 2 साल पहले पढ़ी हुई चीज कैसे याद होगा। बट पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस। बाकी एग्जाम से पहले मैं आपको एक बार वो भी बता दूंगी कि अगर एंड और नंबर्स के बीच में आ जाए तो कैसे करते हैं। सो वील कीप इट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि तब ताजा ताजा करोगे याद रहेगा। ठीक है, अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस ये फॉर्मूला याद रखें। अच्छा, इतना बोलना नहीं था, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर ऑफ इट। सबको पता चल गया है, तो चीख चीख के सबको स्कीम बताते हैं। ओके, सो ऑपरेटर्स क्लियर हैं। तो आपको ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इवेलुएट करके, इट कैन कम इन योर 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ऐसे आ जाएगा इवेलुएट, और आपको कुछ भी यहाँ पर लिख के दिया होगा और आपको इसका आंसर बताना होगा।
इसका आंसर क्या होगा बताओ? सो वी हैव, सबसे पहले 3 × 5 15, 6/2 3, फिर -5, so this will be 7. 15 - 3 12, 12 - 5 7. So this is how we can solve this. ठीक है, सो इस सब के बाद अब आपके पास आ जाता है बेसिक प्रोग्राम्स। सो जब हम बेसिक प्रोग्राम्स करते हैं, वी नो कि इनपुट की हेल्प से रीड होता है। आप लिखते हो A इज इक्वल टू इनपुट, एंटर अ वैल्यू, और प्रिंट की हेल्प से प्रिंट होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो वैल्यू इनपुट फंक्शन रीड करता है वो बाय डिफॉल्ट किस डेटा टाइप की होती है? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रेड बाय इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट? ये आपको आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी। व्हाट इज द डेटा टाइप? सो इट इज स्ट्रिंग। हमें उसको जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना हो, हम उस टाइप का नाम लिख सकते हैं। लाइक हम लिख सकते हैं इंट इनपुट, है ना। फ्लोट चाहिए तो फ्लोट। इफ वी आर नॉट श्योर कि कौन सा टाइप है, तो आप क्या लिख सकते हो? इवैल। इवैल का मतलब होता है इवैल्यूएट, तो वो अपने आप ही उसका टाइप कन्वर्ट कर लेता है जो भी रिक्वायर्ड टाइप होता है। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट में आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि कई बार प्रिंट स्टेटमेंट में हमें एंड और सेपरेटर दे देते हैं। देखो, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, फाइन। अगली लाइन में लिखा प्रिंट वर्ल्ड। इससे क्या होगा? इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना। हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा? एक लाइन में हेलो, अगली लाइन में वर्ल्ड, इट्स प्रिंटिंग लाइक दिस। अगर मैं लिखूं प्रिंट हेलो कॉमा एंड इज इक्वल टू हाइफन, और फिर मैं लिख दूं प्रिंट वर्ल्ड, अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? सो वेरी गुड, इट विल प्रिंट हेलो, और सेम लाइन पे ही हाइफन के बाद वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है, जो एंड है वो हाइफन नहीं होता, वो \n होता है। तो बाय डिफॉल्ट एंड का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे जाओ, लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं तो वो उसको ले लेता है, तो अब वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, सेम लाइन पे हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं A B C, जिसके अंदर वैल्यू है 10 20 30। आप नॉर्मली प्रिंट कराते हो A B C, सो वो 10 प्रिंट करता है, स्पेस देता है, 20 प्रिंट करता है, स्पेस देता है, 30 प्रिंट करता है। ठीक है, सो इट प्रिंट्स लाइक दिस। लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा प्रिंट A B C सेपरेटर इज इक्वल टू स्टार। इसका आउटपुट क्या है? 10 स्टार B, मतलब B नहीं, वैल्यू क्या है? वैल्यू 20 स्टार 30। सो सेपरेटर का मतलब है कि अगर प्रिंट में कॉमा दे के वैल्यूज प्रिंट की जा रही हैं, सो इफ यू आर प्रिंटिंग द वैल्यूज विद कॉमा, तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो स्पेस होता है। आप यहाँ पर सेपरेटर में कुछ भी लिख सकते हो, जो आप लिखोगे वो A और B की वैल्यू के बीच में आएगा, B और C की वैल्यू के बीच में आएगा। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, सो ये बहुत छोटी सी चीज है कि एंड किस लिए यूज होता है और सेपरेटर किस लिए यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो प्रिंट में एंड और सेपरेटर पता होना चाहिए, इनपुट का डेटा टाइप आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो आपको अपने प्रोग्राम में कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होगी, जो कि है इफ। इफ को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हम इफ लिख सकते हैं, इफ के साथ लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन के साथ लगाते हैं कोलन, कोलन के बाद आपकी इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, सो वी हैव स्टेटमेंट्स आफ्टर द इंडेंटेशन। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं अगर कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, है ना। सो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू
एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर आप इसको फ्लो चार्ट से शो करते हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर तो ट्रू है सो इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, और अगर फॉल्स है इट विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग एंड डायरेक्टली गो आउट। ठीक है, ये तो होता है खाली इफ, कि भाई अगर ट्रू है तो करो, अगर फॉल्स है तो कुछ भी ना करो। दूसरा ऑप्शन होता है इफ एल्स, कि हम इफ तो लिखते ही हैं, इफ के साथ कंडीशन देते हैं, कोलन का साइन देते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर एल्स कीवर्ड देते हैं, एल्स के साथ कोलन देते हैं और स्टेटमेंट्स लिखते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे कि एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखी जाती, कंडीशन सिर्फ इफ के साथ लिखी जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। देखो, एक तो आपको इसको कोडिंग में यूज करना होगा, वो तो एक चीज हो गई। दूसरा आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें एरर फाइंड आउट करने होता है, कि कोड लिखा हुआ है, नाउ फाइंड आउट द एरर। अब उस एरर फाइंड करने में आपको ध्यान रखना होता है कि इफ स्मॉल में होना चाहिए, पीछे कोलन होना चाहिए, जो स्टेटमेंट्स हैं वो आगे को इंडेंटेड होनी चाहिए, एल्स के पीछे भी कोलन होना चाहिए, एल्स स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आ सकती है। तो वो चीजों का ध्यान हम रखते हैं कौन से क्वेश्चंस में, जब आपको कोड दिया हो और आपको बोला हो कि एरर फाइंड आउट करो। ठीक है, सो इफ एल्स हम वहां लगाते हैं जब हमें पता हो कि ट्रू है तो ये काम करना है और फॉल्स है तो कुछ और करना है। सो ट्रू या फॉल्स के ऊपर हम बेस्ड है। तीसरा तरीका होता है इफ एलिफ लैडर, जैसे हम कहते हैं। तो हम इफ के साथ एक कंडीशन देते हैं, कोलन लगाते हैं, स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर आपके पास आ जाएगा एलिफ। एलिफ, देन वी हैव कंडीशन, कंडीशन के साथ फिर कोलन, फिर से स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ। ठीक है, ओके, सो वी कैन हैव एज मेनी कंडीशंस लाइक दिस, और लास्ट में जाकर एक एल्स हो सकता है। ठीक है, सो अगर जो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और आगे जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आगे। सो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही सिर्फ तब होती है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो, और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो लास्ट एल्स होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार दिमाग में रिवाइज करो, मैं आपको फिर आके आगे कराती हूँ। ये हो गया आपका एलिफ लैडर। एलिफ लैडर के बाद हमारे पास एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टिंग का मतलब ये होता है एक इफ के अंदर एक और इफ। तो आपके पास इफ के साथ कंडीशन होगी, स्टेटमेंट्स होगी, फिर से इफ। अब ये अंदर वाला इफ सिर्फ तभी चेक होगा जब बाहर वाला इफ ट्रू होगा। सो इनर इफ इज चेक्ड ओनली इफ द आउटर इफ इज ट्रू। ठीक है, अब आपको इफ वगैरह कोडिंग में लिखने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे आपको फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आएगा कि डिस्प्ले करो वो सारे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है, तो आपको वहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। आपको स्टैक्स में जो आता है पुश करने का, आपको कहते हैं स्टैक में सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को पुश करो जो इवन एलिमेंट्स है, तो वहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि नंबर इवन है या नहीं, है ना। ऐसे ही कोई भी कोड, मतलब आपको डायरेक्ट इफ का कोड नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि इफ को यूज करके प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, बट आपको जो प्रोग्राम्स आएंगे फंक्शंस वाले, फाइल हैंडलिंग वाले, स्टैक वाले, उसमें आपको इफ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई कंडीशन मेंशन की होगी, और वो कंडीशन आपको कोड में चेक करनी होगी, तो आपको वहां पर इफ लगाना होगा। बट डायरेक्ट ऐसे नहीं आता कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम बना दो जैसे आप 11th में करते थे, वो नहीं होगा। बट यस, जो भी प्रोग्राम आएगा उसमें कोई ना कोई कंडीशन तो जरूर होगी, और उस कंडीशन में आपको इफ लगाना ही पड़ेगा टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, समझ रहे हो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लूप्स पे आ सकते हैं आउटपुट के। तो कंडीशन के बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है लूप। लूप को हम रेपिटेशन कंट्रोल भी कहते हैं, या फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो आप इसको रेपिटेशन बोलो या आइटरेशन बोलो, और सिंपल वर्ड में आप इसे लूप्स बोलो। हमारे पास दो लूप्स होते हैं पाइथन में, फॉर और दूसरा कौन सा होता है, व्हाट इज द अदर लूप यू हैव। दो लूप्स होते हैं पाइथन में आपके पास, एक होता है फॉर, दूसरा कौन सा होता है, वाइल। वेरी गुड। सो दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं आपको, ये कीवर्ड्स हैं फॉर एंड वाइल। ठीक है, सो फॉर जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट
लूप, क्योंकि ये रेंज के हेल्प से चलता है। तो रेंज नाम का फंक्शन है जो हम यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हमारा फॉर लूप काम करता है। सो इट इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट लूप। जबकि वाइल जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट लूप नहीं है। ठीक है, वाइल पे हमें खुद से वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैं पाइथन प्रिंट करना चाहती हूँ 5 बार, तो फॉर लूप से आप कैसे कर सकते हो, फॉर ए इन रेंज 5, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्रिंट पाइथन। सो ये लूप, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, डिफरेंस ही बता रही हूँ आपको। सो फॉर ए इन रेंज 5 प्रिंट पाइथन। सो ये क्या करेगा, ए इन रेंज 5 का मतलब है ये लूप 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा और 5 बार प्रिंट करेगा पाइथन पाइथन पाइथन। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लूं, तो ए में बाय डिफॉल्ट पहले क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पर फॉर लूप यूज करने के लिए आपको इस रेंज फंक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये रेंज कैसे काम करता है। तो ये रेंज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पर पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कहीं पे लिखा है क्या, a इज इक्वल टू a+1? हैव आई रिटन इट एनीवेयर? नहीं लिखा ना। अगर मैं ये सेम काम वाइल से करना चाहती तो मैं कुछ इस तरह से करती, प्रिंट पाइथन। ठीक है, अगर मैंने ये कोड लिखा तो पाइथन उसको कैसे देखता कि भाई a जो है वो 1 हो गया, वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो स्क्रीन पर पाइथन प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर आता और फिर से क्या देखता, 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि a तो हमने इंक्रीज किया ही नहीं, तो a यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही नहीं। वो फिर से पाइथन प्रिंट करता, फिर से ऊपर जाता, फिर पाइथन प्रिंट करता। सो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पाइथन प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। सो इट विल प्रिंट पाइथन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। पर मुझे यहाँ पर जरूरी है कि मैं ये लिखूं। मैंने क्या लिख दिया अब, a प्लस इक्वल टू 1। तो इसमें पहले a क्या होगा, 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, पाइथन प्रिंट होगा। अब a 2 बन जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, पाइथन प्रिंट होगा। फिर 3 बन जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। जब वो 6 लेस देन इक्वल टू 5 चेक करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, लूप रुक जाएगा, इट विल स्टॉप द लूप। हाँ, ब्रेक भी लगा सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको जो डिफरेंस बता रही हूँ वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला बता रही हूँ कि फॉर लूप में हमें इंक्रीज करने के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता है, फॉर लूप ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। सो अपने आप 0 1 2 3 4 हो रहा है, जबकि वाइल अपने आप इंक्रीज नहीं करता। इसमें आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू चेंज द वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई फॉर को हम ऑटो इंक्रीमेंट लूप बोलते हैं, और जो वाइल है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट लूप नहीं है, वहां हम चेंज कराते हैं। बाकी दोनों में ही इंडेंटेड लाइंस जो है सिर्फ वो ही रिपीट होती हैं। तो जितनी लाइंस टैब के बाद दोगे वो आपकी रिपीट होंगी। ठीक है, और जो रेंज फंक्शन आप फॉर में लगा रहे हो उसमें हम 3 चीजें दे सकते हैं। हम दे सकते हैं स्टार्ट, कॉमा स्टॉप, कॉमा स्टेप। तो अगर उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाती है तो वो स्टॉप मानी जाती है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल रेंज 5 दिया था अभी, तो ये नंबर्स जनरेट करेगा 0 से लेकर 4 तक। ये जो नंबर आप देते हो स्टॉप में वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, वो कभी भी आपकी लिस्ट में जनरेट होकर नहीं आएगा। सो रेंज 5 विल स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, 0 1 2 3 4 आ रहा है। अगर आप दो नंबर्स देते हो सो दे विल बी टेकन एज स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सो अगर मैंने लिख दिया 2 7, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 3 4 5 6, 7 नहीं आएगा। सो ये 2 3 4 5 6 के लिए चलेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 है इसलिए ये नंबर्स एक एक के गैप पे आ रहे हैं, 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रेंज 2 7 2, तो ये मेरा स्टार्ट है कि शुरू 2 से करना है, जाना कहां तक है, 7 तक, और इंक्रीज कितने से करना है, 2 से। तो पहली वैल्यू 2 आएगी, फिर 2 + 2 4 हो जाएगी, 4 + 2 6 हो जाएगी,
6 + 2 is 8. 6 + 2 is 8. 8 क्या है? आउट ऑफ योर रेंज। ठीक है, सो 8 इज आउट ऑफ द रेंज, तो वहां पर नहीं जाएगा, तो ये लूप आपका 3 बार चलेगा। अगर मैंने लिखा होता 273, 273, तो ये 2 के लिए चलता, फिर 2 + 3 5 हो जाता, 5 + 3 is 8, दैट इज आउटसाइड द रेंज, तो वो 2 ही बार चलेगा, 2 और 5 के लिए। अगर आपको नेगेटिव में लेना है तो आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। जैसे आपने लिखा 8 5 -1, तो आप हमेशा हायर नंबर से शुरू करोगे, लोअर तक आओगे अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो। सो इट इज 8 5 -1, तो पहले क्या आएगा? 8, फिर 7, फिर 6, 5 आएगा। 5 आएगा क्या यहाँ पे? 5 नहीं आएगा, है ना? सो 5 नहीं आएगा क्योंकि वो आपका एंडिंग लिमिट है, और एंडिंग को हम कभी भी बीच में नहीं लेते हैं। सो ये रेंज डिसाइड करता है कि किन वैल्यूज के लिए लूप चलेगा, और जितनी वैल्यूज आ रही हैं उतनी बार आपका लूप जो है वो काम करता है। इट वर्क्स फॉर दैट मेनी टाइम्स। इज दैट क्लियर? फिर इन लूप्स में आपके पास 3 कीवर्ड्स और आते हैं। ठीक है, लूप्स पे आपको जनरली क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको लूप लिख के दिया होगा और आपको उसका आउटपुट बताना होगा। ठीक है, सो लूप लिखा होगा, यू हैव टू टेल दी आउटपुट। सो पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये 3 कीवर्ड्स हैं जो हम लूप्स में यूज कर सकते हैं। फाइन। पास क्या है? इट्स अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मतलब कभी आपको कहीं फिलर्स लगाने होते हैं ना, जैसे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना लेकिन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप पास लिख सकते हो। पास का मतलब है कुछ मत करो, आगे चले जाओ। ठीक है, सो पास इज काइंड ऑफ नो ऑपरेशन स्टेटमेंट या नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, कि जब पास आता है तो वो कुछ भी नहीं करता। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर नंबर ऑड है तो प्रिंट कराओ, तो आप क्या कर सकते हो? इफ नम mod 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर तो वो इवन है तो पास, एल्स प्रिंट करा दो। मतलब अगर इवन है तो कुछ नहीं करो, अदरवाइज प्रिंट करा दो। ठीक है, पर इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते थे। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इफ num mod 2 इज इक्वल टू 1, मतलब वो ऑड है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड है, तो उसको प्रिंट करा दो। सो आंसर इससे भी वही आता, इससे भी वही आएगा। तो एज अ प्रोग्रामर आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। बट अगर कभी मुझे ऐसे फिल करना हो बस स्पेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, यू जस्ट वांट टू फिल दैट स्पेस, कि वहां खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ तो लिखना है। तो जब खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ तो लिखना है, तो वहां पर पास लिख सकते हैं। पास लिखने से कुछ भी नहीं होता, बस अगली स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो जहां पे पास लिखा है कुछ नहीं होगा, इट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी पास के बाद लिखी हुई है। ठीक है, सो पास मीन्स नथिंग इज टू बी डन। ब्रेक क्या करता है? इट टर्मिनेट्स द करंट लूप। ठीक है, इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में आपको ट्रू फॉल्स था कि जो ब्रेक है क्या वो सारे लूप टर्मिनेट कर देता है? तो नहीं, ब्रेक जो है वो जिस लूप के अंदर है, जो उसका करंट लूप है जिसमें वो काम कर रहा है, वो सिर्फ उसको टर्मिनेट करता है। हमारे पास लेबल्ड ब्रेक भी होते हैं। लेबल्ड ब्रेक में हम ब्रेक के आगे नाम दे सकते हैं कि किस लूप से बाहर आना है, वो अलग चीज हो जाती है। बट नॉर्मल ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ उसी लूप को ब्रेक करती है जिसके अंदर वो यूज हुई होती है, तो उसके बाद वो लूप काम ही नहीं करता। कंटिन्यू भी टर्मिनेट करता है लेकिन सिर्फ करंट साइकिल को। सो इट टर्मिनेट्स द करंट साइकिल ऑफ द लूप एंड गोज फॉर द नेक्स्ट साइकिल। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मान लो मैंने यहां पर एक कोड लिखा, ये कोड है फॉर practice कमाक्ष for num in range 1, 10। ठीक है, और मैंने यहां पर चेक किया कि if num mod 3 is equal to 0, then what should we do? Break। और मैं यहां पर प्रिंट करवा रही हूँ num को।
ठीक है, सेम कोड मैंने फिर से लिखा, फॉर नम इन रेंज 1, 10 if num mod 3 is equal to 0 तो कंटिन्यू, और फिर प्रिंट नम। देखो ये वाली जो रिवीजन क्लासेस हो रही है कमाक्स, डोंट मिस एनी ऑफ दीज। ठीक है, फिर जब आपका लास्ट इकोनॉमिक्स का पेपर है, बिजनेस स्टडीज का, जब वो हो जाएगा, कब है? 27th को, 27th को है ना? हाँ, उसके बाद जो पाइथन की प्लेलिस्ट मिलेगी ना आपको चैनल पे, फॉर पाइथन प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स एंड आउटपुट क्वेश्चंस, उसको तो घोट के पी जाना, मतलब बिंज वॉच करो साथ साथ। सिर्फ वॉच नहीं करना, मतलब करना भी है, नोटबुक में करोगे तो समझ आएगा। सिर्फ देख के लगता है कि आ गया, पर जब करने बैठो तो नहीं होता है। सो इसलिए सिर्फ देखना नहीं होता उन क्वेश्चंस को, आपको वो क्वेश्चन खोल के पॉज करो, पहले खुद करो, फिर मेरी वीडियो को वॉच करके आप आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, सो अभी फिलहाल इधर फोकस करते हैं। सो मैंने ये दो कोड लिखे हैं, अब दोनों में, एक में ब्रेक है, एक में कंटिन्यू है, अदरवाइज पूरा का पूरा कोड सेम है। सो लेट्स सी कि ये कैसे काम कर रहा है। फॉर नम इन रेंज 1, 10, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये नम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 9 तक, 10 को नहीं लेगा ना। सो पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। तो पहले नम में 1 आया, उसने चेक किया कि क्या 1 को 3 से डिवाइड करने पे 0 आता है? नहीं आता, कंडीशन फॉल्स है। सो 1 mod 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, तो वो प्रिंट नम तक पहुंच गया और आउटपुट में 1 प्रिंट कर दिया। फिर आपका नम 2 हुआ, फिर उसने चेक किया कि क्या 2 mod 3 इक्वल टू 0 है? नहीं, वो भी नहीं है, तो वो प्रिंट तक पहुंच गया और उसने 2 प्रिंट किया। फिर आपका नम 3 हो गया, लेकिन 3 mod 3 तो 0 होता है, इट इज ट्रू। ट्रू है तो अब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, मतलब सीधे आउट ऑफ द लूप, खत्म, आगे लूप चलेगा ही नहीं, खल्लास है ना, क्या होता है, बस खत्म, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, रुक गया। अब लूप खत्म हो चुका है, आपका आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ था, 1 और 2, वो आपका आउटपुट है, दैट इज इट, दिस इज द आउटपुट। आगे काम नहीं करेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये कैसे काम करेगा? ये भी 1 से 9 तक चलना है। इसने चेक किया कि क्या 1 3 से डिवाइड होता है? नहीं, तो प्रिंट पे पहुंच गया, 1 को प्रिंट कर दिया। फिर 2 हो गया, 2 mod 3, नहीं, 2 भी प्रिंट हो गया। अब जब 3 आएगा, तो 3 3 से डिविजिबल है, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। पर कंटिन्यू लूप से बाहर नहीं आता, कंटिन्यू आपका लूप से बाहर नहीं आएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। सो ये अगले साइकिल पे चला जाएगा, और अगले साइकिल में नम अब 4 है, तो 4 mod 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो प्रिंट तक पहुंचेगा। फिर 5 हो जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 5 भी प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड चाहत। सो फिर आपके पास 6 होगा, 6 पे ट्रू है, तो 6 पे कंटिन्यू हो जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यू हो गया, यहाँ कंटिन्यू हो गया, वो प्रिंट नहीं होंगे। फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 पे भी कंटिन्यू हो जाएगा, और 10 पे तो खत्म ही हो गया, लूप है ही नहीं। सो 1 2 4 5 7 8 जो है वो आपका आउटपुट आएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, कि जो ब्रेक है वो लूप को ही टर्मिनेट कर देता है, आपका लूप वहीं पे ही रुक जाता है जहां पर आपका ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, उसके आगे वो कंटिन्यू ही नहीं करता, इट स्टॉप्स ओवर देयर। ठीक है, इट डज नॉट वर्क फर्दर। जबकि कंटिन्यू में वो सिर्फ करंट साइकिल को ब्रेक करता है, एंड इट मूव्स ऑन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। समझ रहे हो? ठीक है, सो इट मूव्स ऑन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। सो दैट इज द डिफरेंस। बाकी इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस कौन कराएगा? ऑब्वियसली मैं ही कराऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो देती हूँ जिसमें हमने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो किए हुए हैं काफी सारे। सो वो आप देखो। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती भी हूँ, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस।
Okay, so let's have some questions based on if else and loops. ठीक है, so पहले for loop के कर लेते हैं. स्क्रीन नहीं दिख रही ना आप लोगों को अभी? स्टार्ट. से इसमें पोल आएगा. ठीक है, आपको पोल में आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसमें ABC ऑप्शन दूंगी और फिर आप उसको इवेल्युएट करके रखो. जैसे ही पोल आएगा यू कैन गिव द आंसर इन दैट. ये क्या है? प्रिंट ए इन रेंज. क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रिपीट. सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? कैन यू सी द क्वेश्चन पीयूष? ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट. आई एम गिविंग द पोल. 5 seconds left. Time over. Okay, so we have Chaitanya, Kamaksh and Tuhin on the top 3 positions. और इसका जो आंसर है वो है 5. आपका लूप जो है वो 5 बार चल रहा है. 5 बार कैसे चल रहा है? क्योंकि आप पहले जब लूप चला रहे हो देन इट इज वर्किंग फॉर 1, फिर वो आपका 3 हो रहा है, फिर 5, फिर 7 और फिर 9. So it is working for 1, 3, 5, 7, 9. Right? क्लियर है? ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे चाहत. दैट्स इट. ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. ये तो हो ही गया ना, इसका पोल रहने देते हैं. अब इसका तो पता ही है 1357 आएगा, है ना? सो इट विल बी 1357. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. इसका बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन. जो लोग इस पे इसको यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, सो आपको तो दिख रहा होगा कि मैं पोल में क्या सही आंसर सेलेक्ट कर रही हूँ, बट आप उससे पहले कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपका आंसर क्या है. एंड इफ यू वांट टू अटेंड द लाइव क्लासेस तो आप डाउनलोड कर लो, फ्री क्लासेस हैं 15 दिन. तो आप ऐप पे आके इस क्विज को लाइव कर सकते हो विदाउट सीइंग इन एडवांस की आंसर्स क्या है. सो हियर इज योर पोल फॉर दिस क्वेश्चन. 10 seconds to go. जल्दी करो भाई, सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया है. क्या हो गया? 5 people did not attempt it. How? Pranav, Chaitanya and Kamaksh are on top 3 positions. एंड इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. आप 6 से शुरू कर रहे हो तो आपके पास पहले आपके पास लूप में क्या होगा, ए की वैल्यू 6 आएगी, फिर -1 होके 5 हो जाएगी, फिर -1 होके 4 हो जाएगी,
फिर 3 हो जाएगी और 2 के लिए वो काम नहीं करेगा। 2 के लिए काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एंडिंग इंडेक्स के लिए काम नहीं करता है। वी डोंट वर्क फॉर द एंडिंग इंडेक्स। चलो, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या प्रिंट होगा? एंड हियर इज योर होल।